नमस्कार। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर 14 जो है रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स हमने पिछले वीडियो में किया था, और अभी जो आज का वीडियो है ये जुडिशियल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा इस वाले चैप्टर पे है। जुडिशियल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लॉज एंड एक्ट्स दैट वर इनेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द अपेक्स कोर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर प्रिवी काउंसिल होगा। आप सभी को पता होगा जो अपेक्स कोर्ट था ब्रिटिश इरा में, तो वो था प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल जो है फाइनल लीगल अथॉरिटी थी। यहाँ से जितनी भी बड़े केसेस की जो अपील्स होती थी वो लंदन में प्रिवी काउंसिल में जाती थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है प्रिवी काउंसिल। यहाँ पे दो तीन चीज़ें अपने को देखनी है कि प्रिवी काउंसिल क्या थी। प्रिवी काउंसिल बेसिकली एक बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी, और ये लोकेटेड थी लंदन में। बेसिकली ये एडवाइस किसको करती थी? ब्रिटिश मोनार्क को। ब्रिटिश मोनार्क जो भी किंग होता था या क्वीन होती थी उसको एडवाइस करने के लिए किन मैटर्स के ऊपर? लीगल मैटर्स के ऊपर। ठीक है, शुरू में तो इसका ये काम था। जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर बढ़ा और जैसे जैसे कॉलोनीज बढ़ी तो वहाँ से जो केसेस थे वो अपील के रूप में इसमें प्रिवी काउंसिल में आने लग गए, और उसके बाद में ऐसे केसेस पर जो ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज से आते थे इन द फॉर्म ऑफ अपील्स, उन पे फाइनल डिसीजन भी ये प्रिवी काउंसिल लेने लग गई थी। तो भारत के जो केसेस थे वो आज जैसे हम अपील करते हैं तो सबसे बड़ा अपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उस जमाने में प्रिवी काउंसिल जो थी दैट वाज सुप्रीम। ठीक है, आपको दो चीज़ें और इसमें याद रखनी है कि ये प्रिवी काउंसिल जो है इसका अबोलिशन कब हुआ, कब से हमने इसको जो है इसमें अपील भेजना बंद कर दिया था। तो इसके लिए भारत का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लास्ट आर्टिकल है 395, और ये जो लास्ट आर्टिकल है ये इसको एक्सप्लिसिटली अबोलिश करता है सारे लॉज को जो उस जमाने में ब्रिटिश इरा के थे। कुछ एक्सेप्शंस उसमें दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक पार्लियामेंट ने अलग से भी लॉ पास किया था 1949 में, जिसका नाम है अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। पहले तो जो आर्टिकल 395 है उसका टेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट है उसका। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 395 रिपील्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 and the Government of India Act 35 together with all the enactments and amending or supplementing the later act, but not including abolition of Privy Council Jurisdiction Act 49 are hereby repealed। यानी इस वाले को छोड़ के, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को छोड़ के जो मेजर एक्ट्स थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 हो गया, और अदर इनेक्टमेंट्स एंड अमेंडिंग एंड सप्लीमेंटिंग दीज लॉज, दे वर ऑल अबोलिश्ड बाय आर्टिकल 395। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिवी काउंसिल का एबोलिशन कैसे हुआ, तो पहली चीज तो यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ से दूसरी चीज आती है, चूंकि 1949 में ये दूसरा एक्ट बना था, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। यह है आर्टिकल 395 अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल 1949। तो ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, पार्लियामेंट के बनने के बाद में नहीं हुआ था ये। तो दिस एक्ट वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, और ये एक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था, क्योंकि जुडिशरी की जो सॉवरेनिटी थी उसको एस्टेब्लिश भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ही करनी थी। तो वो काम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस एक्ट के साथ में कर दिया था। ठीक है, और इस एक्ट ने इंडियन कोर्ट से प्रिवी काउंसिल को अपील का जो अधिकार था वो तुरंत खत्म कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद में इंप्लीमेंट हुआ था। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस एक्ट के बाद में हुआ था। राइट,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडियन टू सिट एज ए जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट? फर्स्ट इंडियन, राइट? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू सिट एज ए जज ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टी मुत्तुस्वामी अय्यर। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात तो मद्रास हाई कोर्ट जो है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। मद्रास हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1961, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1961 जो है वो पास हुआ था और उसके बाद में 3 हाई कोर्ट्स बने थे, 3 प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ये 3 प्रेसिडेंसीज में 3 हाई कोर्ट बने थे। 1862 में जो है इनका इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये जो मद्रास हाई कोर्ट है ये 1862 में इनॉग्रेट हुआ था। कौन से एक्ट के थ्रू? इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1961, ठीक है। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी में है। इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास और सदर दीवानी अदालत, इन दोनों का जो है मर्जर करके इसको बनाया गया था। इस कोर्ट के जो पहले इंडियन जज थे वो टी मुत्तुस्वामी अय्यर थे, ठीक है। यहाँ पे इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट जो है उसके बारे में हम 2-3 चीजें नोट कर लेते हैं। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया 1861 में ये जो है एक्ट पास किया गया था। इसका मेन जो उद्देश्य था वो था सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत, उन दोनों को मर्ज करके यूनिफाइड हाई कोर्ट्स का क्रिएशन। तो उस जमाने तक जो सदर अदालत थी, सदर अदालत और सुप्रीम कोर्ट्स, इन दोनों को मर्ज करके और इंडियन हाई कोर्ट्स जो है बनाए गए थे तीनों प्रेसिडेंसी में। इनिशियली 3 कोर्ट सेटअप हुए थे, बाद में फिर और सेटअप हो गए थे, ठीक। इसमें एक चीज है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी काउंसिल को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को जो है पावर दिया गया था हाई कोर्ट्स के जुडिशियल जो जजमेंट्स है उनके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन लेने की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस? कल की बात में भी, कल का जो वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये सर चार्ल्स मेटकाफ थे। सर चार्ल्स मेटकाफ ये हैं, ठीक है। सर चार्ल्स मेटकाफ जो है ये भारत के, इनको जो है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रेस रेस्ट्रिक्शंस हटाए थे, ठीक है। ये इंडियन सिविल सर्विस के रेयर अर्ली मेंबर्स में से एक थे और बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है, 1835 से लेके 1836 तक, ठीक है। इन्होंने इसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी में कुछ और रिफॉर्म्स भी किए थे, लेकिन जो इनका मेजर रिफॉर्म है जिसके लिए इनको याद किया जाता है वो एज लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। वर्नैकुलर प्रेस जो थी उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको इन्होंने हटाया था। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, अपने थोड़ा सा स्पेसिफिकली समझना जरूरी है कि इन्होंने क्या किया था कि एक प्रेस लॉ ऑफ 1835 जो है वो इनेक्ट किया था, ठीक है। प्रेस लॉ ऑफ 1835 जो है इसको हम मेटकाफ एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटकाफ एक्ट। इन्हीं के नाम पे है ये मेटकाफ एक्ट। एग्जाम में पूछा जाएगा कब हुआ था ये पास? 1835 में। इस एक्ट से पहले 1823 में एक लाइसेंसिंग एक्ट और आया था, लाइसेंसिंग एक्ट। और इस एक्ट के अंडर में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है प्रेस पे रख दी गई थी लाइसेंसिंग एक्ट के थ्रू, ठीक है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है इस वाले एक्ट के थ्रू 1823 के थ्रू। और जब मेटकाफ ने ये इनेक्ट करवाया तब जाके वो रेस्ट्रिक्शन सारी हटी थी। तो एक लाइसेंसिंग एक्ट 1823 abolished by press law of 35, दिस पार्टिकुलर लॉ इज नोन एज मेटकाफ एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू जो रेस्ट्रिक्शंस थी वर्नैकुलर मीडिया पर वो उस जमाने में हटा ली गई, एक्सेप्ट सम कंडीशंस जहां पे सेडिशन और कुछ जो है
गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अगर कोई क्रिटिकल होता है तो उन सारे कंडीशंस के अलावा बाकी सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है इसमें हटा ली गई थी। तो ये है। तो अगर चार्ल्स मेटकाफ का कंट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाता है तो आपको एग्जामिनेशन में ये तो पता होना चाहिए कि ये एक रेगुलेशन था, उसके बाद में ये लॉ आया और इस लॉ की वजह से जो है प्रेस पर से रेस्ट्रिक्शंस हटी और इस लॉ को जो है मेटकाफ एक्ट बोलते हैं और दैट इज वाई ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज प्रोहिबिटेड बाय विच गवर्नर जनरल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड जॉन शोर। लॉर्ड जॉन शोर, ठीक है। इन्होंने एक रेगुलेशन किया था, बंगाल रेगुलेशन 21, ठीक है, बंगाल रेगुलेशन 21। और ये कब किया था? 1795 में, 1795। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बंगाल रेगुलेशन 21 ऑफ 1795, इसके तहत फीमेल इन्फेंटिसाइड को जो है मर्डर डिक्लेयर कर दिया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनको पैदा होने के साथ ही मार दिया जाता था और वो एक कस्टम बनी हुई थी। उस कस्टम को जो है इन्होंने इलीगल घोषित किया और वो जो असैसिनेशन करते थे या बच्चियों को मारते थे उसको जो है मर्डर डिक्लेयर किया। जॉन शोर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस टाइम में और ये रेगुलेशन उनके टाइम में पास हुआ था। इससे पहले और बाद में भी पब्लिक ओपिनियन जो था उसको रिफॉर्म करने की कोशिशें हुई थी, लेकिन जो है ये एक बड़ा स्टेप था, बड़ा लीगल स्टेप था बंगाल प्रेसिडेंसी में इसके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंडियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया इज कॉमनली कॉल्ड ए जुडिशियल मर्डर। जुडिशियल मर्डर, करेक्ट आंसर आपको सभी को शायद पता होगा, नंद कुमार। ये राजा नंद कुमार थे जिनका जुडिशियल मर्डर हुआ था, नंद कुमार केस। ठीक है, राजा नंद कुमार बोलते हैं, महाराजा नंद कुमार बोलते हैं, ये एक्चुअल में दीवान थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में बंगाल के अंदर। ठीक है, और इन्होंने किया ये था कि जो उस टाइम वारेन हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल, उनके ऊपर ब्राइबरी और करप्शन के आरोप लगाए थे जो कि सही थे। लेकिन चूंकि आरोप आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी पे लगा रहे हो तो उन्होंने और जो वहाँ का जो कोर्ट था उसके चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे, ये दोनों ने जो है इन पर एक फोर्जरी का चार्ज लगाया। उनका बहुत फास्ट ट्रायल किया गया, बहुत जल्दी उनको गिल्टी पाया गया और 5 अगस्त 1775 को जो है इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये जो काम हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट जुडिशियल मर्डर इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक आदमी पर झूठा मुकदमा चला के और उसको जो है एग्जीक्यूट करना, दिस वाज द फर्स्ट जुडिशियल मर्डर। नंद कुमार केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस वो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, एलिजा इम्पे, ऐसे ये दिखते थे एलिजा इम्पे, ये उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, और इसके अलावा नंद कुमार जो है उनकी तस्वीर ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया भागा सिस्टम ऑफ हिंदू लॉ विच इज फॉलोड इन बंगाल रीजन ऑफ द कंट्री, इट वाज रिटन बाय। तो ये दया भाग सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दया भागा बोल दीजिए, दया भाग बोल दीजिए, दया भाग और मिताक्षर। ये दोनों लीगल बेसिस थे ब्रिटिश इंडिया में इंडियंस खासकर हिंदूज को जस्टिस प्रोवाइड करने के। दोनों लीगल ट्रीटाइजेस हैं, लीगल बुक्स हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों का कंपैरिजन भी कर लेना कि एक्चुअल में दोनों के काम अलग अलग कैसे थे। राइटर जो है यहाँ पे दया भाग की बात चल रही है तो जिमुत वाहन थे, 12th सेंचुरी के एक लीगल स्कॉलर थे, 12th सेंचुरी के एक लीगल स्कॉलर थे। और इन्होंने जो है जिमुत वाहन जो है इन्होंने ये दया भाग नाम की लीगल बुक लिखी थी। ठीक है, और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान दया भाग बंगाल, असम और ईस्टर्न इंडिया में सक्सेशन का, यानी पिता की मृत्यु के बाद में बेटों के जो उनको जो इनहेरिटेंस मिलता था उसका प्रिंसिपल लीगल अथॉरिटी माना जाता था। इसमें एक कंसेप्ट ये है कि बेटे जो है पिता की डेथ के बाद में उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं।
ठीक है। मिताक्षरा जो है वो ये बोलती है कि जन्म से ही बच्चों का इनहेरिटेंस राइट होता है, लेकिन दया भाग ये बोलती है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर बच्चों का अधिकार होता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आप समझ सकते हो बाकी सोर्सेस को यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल कोड वर पास्ड ड्यूरिंग reign ऑफ which among the following viceroys। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो गया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी क्योंकि 1857 में यही थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे इन तीनों के बारे में, तो इन तीनों की जो रिकमेंडेशंस आई थी, इन तीनों के बारे में जो डिस्कशन शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद में। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसने इंडियन पीनल कोड पे रिकमेंडेशंस दी थी। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834। ठीक है, 1834। इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उस पर भी रिकमेंडेशंस थी, क्रिमिनल कोड पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन चूंकि 1834 से लेके और 1857 में जब ये लॉर्ड कैनिंग थे और 1860s में चली गई थी बात, ठीक है, तब तक जो है इनके ऊपर डिबेट्स एंड डिस्कशन बहुत स्लो गति से हुआ था। सारा काम डिबेट्स और डिस्कशन चलते रहे और फाइनली जाकर के वो इनेक्ट किए गए थे। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन जो है इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन क्या था, इसकी 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है ये कब बना था, 1834 में। किसके अंदर में बना था, चार्टर एक्ट 1833, ये आपको ध्यान रखना है। चार्टर एक्ट 1833 that led to establishment of first law commission। इसके जो अध्यक्ष थे सभी जानते होंगे, लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, और इन्होंने जो है इंडियन पीनल कोड की जो ड्राफ्टिंग है उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो रिपोर्ट आई थी वो 1837 में आई थी, लेकिन आईपीसी जो है वो 1860 में जाकर के पास किया गया था। ठीक है, तो 1834 में बनता है, 1837 में जो है रिपोर्ट आती है और 1860 में जाके ये लॉ जो है पीनल कोड पास होता है। फिलहाल इंडियन पीनल कोड जो है काम में नहीं आता है। आपने लॉर्ड कैनिंग की अगर अपन बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे 1856 से लेके 1862 तक। 1856 और 1862, और ये बहुत बड़े फेरबदल का टाइम था क्योंकि यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल करती थी और यहाँ पे आने के बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंडर में इंडिया आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ था इसके ये इस टाइम में ही वाज द गवर्नर जनरल यहाँ पे थे और यहाँ पे आके वाइसरॉय हो गए। ठीक है, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग गदर म्यूटनी जो है उन्हीं के टाइम पे हुई थी। 1857 का रिवोल्ट जो है और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन ने जब शासन संभाला तब इनको ही जो है वाइसरॉय के रूप में रखा गया और इन्होंने जो है इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड जो है उनके इनेक्टमेंट जो है उनके सामने ही हुए थे। इनके बारे में एक चीज और अपने को नोट करनी है, ये देखिए ये तस्वीर है लॉर्ड कैनिंग की। हमको दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है कि लॉर्ड कैनिंग जो है इनको क्लीमेंसी कैनिंग भी बोला जाता है। क्यों? ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद में जब सप्रेस कर दिया गया था, बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे वो ब्रिटिश के अरेस्ट में थे, उनके अंडर में थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रथलेसली उनको जो है सप्रेस उन्होंने किया। लेकिन एक बार जब सप्रेस हो गई तो उसके बाद में जो है इंग्लैंड में जो है डिमांड उठी थी कि जो ये रिवोल्ट जिन्होंने किया है उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको जो है ऐसी सजा दी जाए कि जो कभी किसी ने देखी नहीं हो। इस तरह का कुछ वहाँ की प्रेस और मीडिया, और आज भी वैसे ही है तब भी वैसे ही थे। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच की कोशिश करी और ये कोशिश की कि ऐसा नहीं हो, संयम उससे काम लिया और उसकी वजह से जो है वहाँ का जो मीडिया है वो व्यंग के रूप में इनको क्लीमेंसी कैनिंग यानी दयावान कैनिंग के रूप में बोलता था। तो ये चीज़ अपने को एक छोटा सा फैक्ट है जो ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्ट इज एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड मैकॉले। अब इसमें तो ये अभी अभी अपन ने पढ़ा है इसके बारे में, तो ये ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड जो है इसी के बारे में है, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, ये लॉर्ड मैकॉले हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन जो है उसके चेयरमैन। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है 1834 में बना था, मैंने आपको बताया था। इंडियन पीनल कोड जो है वो उसका ड्राफ्ट और जो इनेक्टमेंट हुआ 1860 के अंदर, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत जो है ये फर्स्ट लॉ कमीशन बना था और इसी के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो लॉर्ड मैकॉले थे ये इसके चेयरमैन थे। इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके बेसिस पे सारे काम हुए थे। तो ये यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक बार चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में भी नोट कर सकते हैं। 1833 के बारे में, चार्टर एक्ट 1833 जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। यहाँ पे ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। तो ये अब यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, वैसे तो कानून जो पास हुआ था 1861 में हुआ था, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक साल बाद में हुआ था 1862। तो अगर ईयर वाइज देखा जाए तो दिस विल बी 1862 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट जो है वो पास हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट्स जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है बेसिकली ये 1861 से प्रोसेस शुरू होकर 1862 तक फिनिश हो गई थी एक्चुअली। ठीक है, इनॉग्रेशन इनका 14 अगस्त 1862 को हुआ था और ये 1861 का जो एक्ट था ये इसका आधार था। 3 हाई कोर्ट्स बने थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द फर्स्ट प्रोविजन इनेबलिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एक्सरसाइज जुडिशियल पावर ऑन द इंडियन सॉइल वाज मेड बाय ब्रिटिश। अब देखिए ये 1726, 33, 57 ये सब बहुत बाद की बातें हैं। ये शुरू हुआ था यहाँ से। करेक्ट आंसर इसका होगा 1661, क्योंकि ये पहली बार जब हुआ था जब भारत की मिट्टी के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको किसी प्रकार की कोई जुडिशियल पावर्स जो एक्सरसाइज करने का जो है प्रोविजन जो है बनाया गया था ये 1661 में। ठीक है, तो 1661 में क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर जारी किया था और ये चार्टर जो है उस जमाने के जो राजा थे चार्ल्स II उनके द्वारा जारी किया गया था। ये इस चार्टर ने कंपनी को अपने सेटलमेंट्स में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दी थी। सो दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल प्रोविजन जो कंपनी को इंडियन सॉइल पर जुडिशियल पावर्स देता था। ठीक है, तो 1861 का ये चार्टर था, रॉयल चार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग 17th century the Chowdhury courts were active in imparting justice as per long established tradition in which region of India। तो चौल्ट्री कोर्ट्स जो थे वो साउथ इंडिया में काम करते थे, खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी के एरिया में, आज के तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो तो हो गया है मद्रास। अब चौल्ट्री कोर्ट्स होते क्या थे ये अपने को थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। 1639 से 1661 तक ये जो टाइम था, ठीक है, वहां मद्रास पट्टनम में 2 अलग अलग तरह की बॉडीज थी जो जुडिशियल जस्टिस जो है प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, पहली चीज तो थी एजेंट एंड काउंसिल, ये तो इंग्लिश लोगों के लिए थी जुडिशियल अथॉरिटी, एजेंट एंड काउंसिल। और जो लोकल लोग थे वहां के वो चौल्ट्री कोर्ट के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो वो लोकल कोर्ट्स होते थे और उन लोकल कोर्ट्स के जो ऑफिसर थे जो ये जस्टिस देते थे उनको अडिगार बोलते हैं, अडिगार। चौल्ट्री कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स, इनके जो ऑफिसर थे वो थे अडिगार। ठीक है, और इनका जो काम था वो था लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और नेटिव्स को जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, बाद में मेयर कोर्ट्स आए, फिर हाई कोर्ट्स आए, वो बाकी आगे चीज़ें बदलती गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चौल्ट्री कोर्ट्स जो है ये एक इंडिजिनस जुडिशियल इंस्टीट्यूशन था, मद्रास पट्टनम के नेटिव लोगों के केसेस सुनती थी। इस कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो छोटे केसेस में ही होता था, वैसे तो पेटी सिविल केसेस इन माइनर ऑफेंसेस तक लिमिटेड कर दिया गया था बाद में। ठीक है, तो जो केसेस थी उनकी मैक्सिमम वैल्यू उस जमाने में 2 पैगोडा रखी गई थी, 2 पैगोडास।
अब आप ये देखिए कि प्रिवी काउंसिल में जाने के लिए केस की वैल्यू 1000 पैगोडा होना जरूरी है, लेकिन चौल्ट्री कोर्ट्स जो थे वो 2 पैगोडा से ऊपर के केसेस नहीं सुनते थे। ठीक है, तो इतने छोटे कोर्ट्स जो है बाद में इनको इतना रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रायल बाय जूरी इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स। तो ये जो फर्स्ट ट्रायल बाय जूरी जो है ये भी मद्रास में ही हुआ था। मद्रास में ही शुरुआत जो हुई थी ट्रायल बाय जूरी की इंडिया के अंदर, वो एक्चुअल में एक अन्याय के साथ हुई थी। इंडियन हिस्ट्री का पहला जूरी ट्रायल जो हुआ था 1660 में हुआ था, 60s में हुआ था मद्रास में। ये ट्रायल हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट कोर्ट में, और उस समय एक औरत थी, ब्रिटिश लेडीज थी, मिसिस एसेंसिया जावेज करके एक ब्रिटिश वूमन थी। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो है अपनी एक इंडियन स्लेव गर्ल, नौकर थी बट उस जमाने में स्लेव ही थी वो, ठीक है, बेगारी बहुत ज्यादा चलती थी, तो शी वाज स्लेव ऑफ हर, और उस स्लेव गर्ल का जो है उसने मर्डर कर दिया था। केस चला, केस में सुनने वाले जो थे वो 12 जो लोग थे वो सारे इंग्लिशमैन थे। उन्होंने क्या किया, उसको नॉट गिल्टी मान लिया और उसको फ्री कर दिया। तो ये केस था फर्स्ट ट्रायल बाय जूरी। एक इंग्लिश लेडी थी, उसने अपनी एक इंडियन स्लेव को जो है मर्डर कर दिया। केस गया वहाँ के एजेंट्स कोर्ट में। एजेंट्स कोर्ट के सारे जज जो थे वो ब्रिटिश थे। उन्होंने क्या किया, केस को सुना और उस लेडी को फ्री कर दिया। ये थी इंडिया की फर्स्ट ट्रायल बाय जूरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द एडमिरल्टी कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास। यहाँ पे एडमिरल्टी कोर्ट जो है ये वो होते हैं जो मैरीटाइम जो केसेस होते हैं उससे चीजें जो रिलेटेड लीगल चीजें जो होती हैं उसके लिए 1683 जो है इसका ये है। 9 अगस्त 1683 को किंग चार्ल्स II ने जो है एक चार्टर बनाया था, ठीक है, और इस चार्टर के तहत 10 जुलाई 1686 को वहां पे मद्रास में एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस कोर्ट में एक क्वालिफाइड लॉयर को जो है जज एडवोकेट बनाया गया था, वो जज भी था और एडवोकेट भी था। ये कोर्ट केवल मैरीटाइम और एडमिरल्टी रिलेटेड केसेस जो है वहां तक सीमित नहीं रही, थोड़ा बहुत इसने सिविल, क्रिमिनल और मैरीटाइम और मर्केंटाइल सभी तरह के मामलों में जस्टिस प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो ये 1683 जो है ये इसकी डेट अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो किसकी वजह से ये हुआ था चार्टर ऑफ 1683। किंग्स चार्ल्स II ने ये चार्टर ऑफ 1683 दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को लीगल अथॉरिटी दी गई थी कि वो अपनी टेरिटरीज में कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1670s 2 जुडिशियल सिस्टम्स वर एस्टेब्लिश्ड अंडर वॉच ऑफ जेराल्ड ऑन्जियर एट विच अमंग द फॉलोइंग टाउन्स। ठीक है, तो ये जो है ये बॉम्बे की बात चल रही है। बॉम्बे जो है एक फिशिंग विलेजेस जो है उनका एक कॉन्ग्लोमरेशन ही था। इनके पहले ये महाशय जो है इनके पहले बॉम्बे जो था वो कुछ फिशिंग विलेजेस थे, इतना ही था। ठीक है, इन्होंने बहुत काम किया जिसकी वजह से बॉम्बे बाद में जो है ट्रेडिंग हब बना और आज इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बनी है। ठीक है, एक बार इनकी तस्वीर देख लें। ये है जेराल्ड ऑन्जियर। क्या थे ये थे वहां के बॉम्बे के सेकंड गवर्नर। ठीक है, जेराल्ड ऑन्जियर जो है ही वाज सेकंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम वहां पे स्थापित करने में जो है कोशिश जो है की थी, और वहां पे उस जमाने में 2 जुडिशियल सिस्टम स्थापित हुए थे। पहला 1670 के अंदर, और कोर्ट्स बनाए गए थे जिसमें कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर और कोर्ट ऑफ डिप्यूटी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, तो ये वहां के इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ काम और भी किए थे जो हम एक बार समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये जो है जितने दिन ये वहां पे रहे उतने दिन इन्होंने जो बॉम्बे में जो स्वदेशी व्यापारी हैं इंडिया के उनको एनकरेज किया, और डिफरेंट लोगों के लिए जैसे पारसीज हो गए है ना, इन लोगों के लिए इन्होंने जो है डिफरेंट कॉलोनीज को भी एस्टेब्लिश करने में जो है हेल्प की, और इससे क्या हुआ कि बॉम्बे का कमर्शियल एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेशन के लिए एक पॉलिसी भी बनाई थी और काफी कुछ किया था जिसकी वजह से बॉम्बे जो है बाद में फाइनेंशियल कैपिटल बना है इंडिया की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टेब्लिश्ड एट बॉम्बे। ये कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो था ये 1718 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? बॉम्बे में।
1718 में। वह ये था कि जो ये जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है ये 25 मार्च 1718 को एस्टेब्लिश किया गया था और इसने जो है पुराना जुडिशियल सिस्टम जो है उसको वहां पे खत्म कर दिया गया था। इस कोर्ट के अंदर क्या था, एक इंग्लिश चीफ जस्टिस हुआ करता था, 5 इंग्लिश जजेज होते थे और 4 इंडियन जजेज होते थे। ठीक है, तो ये टोटल 10 लोग थे, एक चीफ जस्टिस या इंग्लिश जज, 5 ब्रिटिश जज और 4 इंडियन जज। और ये जो इंडियन जज थे ये बेसिकली इनको सपोर्ट ही करते थे असेसर्स के रूप में, असेसर्स। ठीक है, इंडियन जज थे बट दे यूज टू, वो उनके बराबर नहीं थे, उनकी बराबरी नहीं थी, नहीं करते थे वो उनको असिस्ट ही करते थे। इंडियन जजेस जो है बॉम्बे की प्रिंसिपल कम्युनिटीज यानी हिंदूज, मुस्लिम्स, पोर्तुगीज और पारसीज जो है उनको रिप्रेजेंट करते थे। 4 कम्युनिटीज थी, चारों को रिप्रेजेंट करने वाले 4 जज थे, बट उनका जो मैटर्स था, उनका जो स्टेटस था वो ब्रिटिश जज से नीचा था। ये लोग लोकल मैटर्स में और लोकल कस्टम्स में और किस तरह से जस्टिस देना चाहिए उसके बारे में इन जजेस की हेल्प करते थे। राइट, तो ये हो गया है आपका कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट ऑफ 1726 प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन एट विच ऑफ दीज प्लेसेस। तो ये कॉर्पोरेशन जो बने थे वो बॉम्बे एंड कलकत्ता, इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1726। ठीक है ना, इसने बॉम्बे और कलकत्ता में कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश करने का प्रावधान किया था। मद्रास में पहले ही हो गया था। ठीक है, तो मद्रास की तरह हर प्रेसिडेंसी टाउन में एक कॉर्पोरेशन होना चाहिए था। एक कॉर्पोरेशन जो है उसके अंदर सबसे ऊपर एक मेयर होगा और उसके नीचे 9 एल्डरमैन होंगे। ठीक है, मेयर और नीचे 9 एल्डरमैन। ये स्ट्रक्चर जो है इन्होंने, इस कोर्ट ने, इस पर्टिकुलर लॉ ने, मेयर और एल्डरमैन जो है ये मिलकर के बनाते थे मेयर्स कोर्ट, जो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता था। मेयर्स रिकॉर्ड जो है उसके जो भी जुडिशियली जो उनके प्रोनाउंसमेंट्स होते थे या जजमेंट्स होते थे उन सबको एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि ये जो मेयर्स कोर्ट होता था इसका कोरम जो होता था वो 3 लोगों का होता था। मेयर होना चाहिए और साथ में कोई भी 2 लोग होंगे तो तब जाके कोरम बनेगा, तब जाके वो उसकी सिटिंग होगी। ठीक है, कोरम। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1726 एम्पावर्ड whom among the following with the legislative powers to make bylaws, ordinances and rules। ठीक है, तो गवर्नर एंड काउंसिल जो है 1726 का जो चार्टर था, तो इसने जो है गवर्नर एंड काउंसिल जो है उसी को एम्पावर किया था टू मेक बायलॉज, ऑर्डिनेंसेस एंड रूल्स। चार्टर ऑफ 1726, इसने गवर्नर और काउंसिल को दिया था ये पावर। हर प्रेसिडेंसी टाउन में बायलॉज और रूल्स कौन बनाएगा इसकी जो अथॉरिटी है वो इनको दी गई थी। और इस ऑर्डिनेंस का उद्देश्य था कॉर्पोरेशंस को रेगुलेट भी करना। ठीक है, प्रेसिडेंसीज के जो इनहेबिटेंट्स थे उनके लिए भी नियम बनाए गए थे और इन रेगुलेशन का जो फोकस था बेसिकली वो उन शहरों के अंदर सिस्टमेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए इस बात पर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच चार्टर प्रोविजन टू एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट वाज मेड। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चार्टर एक्ट ऑफ 1753 आएगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट वाला जो क्वेश्चन है ये 1753 आएगा। चार्टर ऑफ 1753, ठीक है, ये चार्टर ऑफ 26 का अपग्रेडेड वर्जन था। इसमें 4 कोर्ट्स की हायरार्की बनाई गई जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट जो है छोटे सिविल केसेस डिसाइड करता था, मेयर कोर्ट नहीं कर सकता था। मेयर कोर्ट में सिविल केसेस वो सुने जाते थे जिनमें 5 पैगोडा से ज्यादा की अमाउंट होता था और इसी प्रकार से बाकी के जो है अपर। तो 4 तरह के कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए थे। इनमें कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट जो थे वो सबसे छोटे 5 जो है जो पैगोडाज होते थे, 5 पैगोडाज की जो वैल्यू होती है उससे कम के केसेस इसमें सुने जाते थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के अंदर। राइट, तो यहाँ पे एक चीज और भी है कि कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट जो है ये कौन से चार्टर के थ्रू 1753 के तहत जो है एस्टेब्लिश किया गया था और ये थे पेटी सिविल केसेस के क्विक डिस्पोजल के लिए। ठीक है, इस कोर्ट के अंदर सिर्फ 5 पैगोडा तक के सिविल डिस्प्यूट्स पर समरी जुरिस्डिक्शन रखा जाता था और ये मामला जो है मेयर कोर्ट में नहीं जाता था। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता। अभी बॉम्बे की बात थी, अब कलकत्ता की बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर 1774 में जो है ये आया था, कहां पे, कलकत्ता के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट
1773 जो है उसके तहत क्राउन ने चार्टर एक इशू किया था और 26 मार्च 1774 को, ठीक है, इस चार्टर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कलकत्ता को जो है एस्टेब्लिश किया था। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करना था। इसमें क्या था, एक चीफ जस्टिस और 3 प्यूनी जजेस जो है वो होते थे। एक चीफ जस्टिस प्लस 3 प्यूनी जजेस यानी रेगुलर जजेस। 4 जज होते थे, एक चीफ जस्टिस और 3 जो है रेगुलर जज, ठीक है। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा इम्पेबले, ठीक है, और उन्हीं के टाइम में ये नंद कुमार का जो है मर्डर हुआ था, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Under which of the following acts a special court was established to try in England any offences committed in India? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है, इसके तहत एक स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ था। इस कोर्ट में 3 जज थे, 4 पीयर्स थे और 6 हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स थे, ठीक है। 3 जज, 4 पीयर्स और 6 हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स। इस कोर्ट का काम क्या था, इंग्लैंड में इंडिया में कमिटेड क्राइम ऑफेंसेस की ट्रायल करना। इंडिया के जो एरिया था उसमें क्राइम हुआ और उसका जो है ट्रायल हुआ इंग्लैंड के अंदर। इस तरीके से ये एक्ट जो है 1858 तक लागू रहा था, ठीक है, 1858 तक। पिट्स इंडिया एक्ट जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी को थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका मालूम हुआ कि इस एक्ट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को सेपरेट कर दिया गया था, जबकि डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट हुआ, जिसमें 6 मेंबर्स थे सरकार के, जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, वो भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर अगला वीडियोस में जल्दी लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।